अस्सलामुअलैकुम तमाम लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं। खुशामदीद है आज की एपिसोड में। और आज कोई एपिसोड में कोई बहुत ही फॉर्मल टॉपिक के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने होम कंट्री। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, एंक्शसनेस बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो है बहुत सारे काम पेंडिंग में हैं, जो कि सारे अपनी अपनी जगहों पे करने जाने से पहले घर की जो है वो डिटेल सफाई करनी है, जो कि मुझे नहीं लगता कि घर के अंदर इतनी डस्ट कहाँ से आती है। इधर यूरोप में जितने भी लोग तमाम रहते हैं, या जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या और भी नेशनैलिटी के लोग हैं जो कि बाहर रहते हैं, उनको पता होगा कि यहाँ पे साफ़ सफाई का कितना ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आप जो है वो मेड या फिर हेल्पर पूरा वीक तो अफोर्ड नहीं कर सकते। जब आप पूरा वीक अफोर्ड नहीं कर सकते तो पूरा मंथ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको खुद ही मेड बनना होता है, खुद ही हेल्पर बनना है, खुद ही सब कुछ करना होता है। तो जाने से पहले कि ये बहुत बड़ा टास्क होता है कि भाई आप डिपेंड करता है कि आप ट्रैवल कहाँ पे कर रहे हैं, कितने दिन के लिए कर रहे हैं, कितने अरसे के बाद आप वापस आ जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लेके जानी हैं, जो ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, जब भी कोई ट्रैवल करता है तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं सारी चीज़ें जो है वो ख़्याल करना इन सब चीज़ों का। तो हम लोग प्लान कर रहे थे पाकिस्तान जाने का, क्योंकि मेरी कज़न की शादी है, मेरी खालाजाद बहन जो है शी इज़ गेटिंग मैरिड। और उसके अलावा जो है बहुत सारी कुछ और भी डेवलपमेंट चल रही थी। मुझे कुछ चीज़ें, कुछ एपिसोड्स वगैरह, कुछ टिडबिट्स रिकॉर्ड करने थे जो पाकिस्तान में ही रिकॉर्ड होना ज़रूरी थे। तो वो सारा चीज़ें मैंने लाइन किया। देन अपने ही बिज़नेस के लिए मुझे कुछ प्रिंटिंग का काम था, उसके लिए भी मेरा पाकिस्तान जाना भी इंतहा ज़रूरी था। और ये काफ़ी टाइम से चल रहा था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पे कुछ अलग जो है वो बिज़नेस कमिटमेंट्स चल रही हैं जिनके ऊपर काम करना है। तो हमने कहा कि यार ये बेहतरीन मौका है, हम शादी में तो जा ही रहे हैं, एंड देन फिर हम जो है वो अपने बाकी के काम उसी के साथ जो है वो लाइन अप करते हैं। तो अब जब बात आई कि यार हम पाकिस्तान जा रहे हैं, हम शादी में भी जा रहे हैं, एंड देन हमारे बहुत सारे काम हैं, तो हमें कितने दिन का अपना स्टे रखना है। क्योंकि नॉर्मली जो लोग दिसंबर में जा रहे होते हैं उनको पता होता है कि हमारे पास 2 हफ्तों का विंडो होता है। 2 वीक्स हमें क्रिसमस ब्रेक मिलता है। अगर उस आपका स्कूल जो है बच्चों का, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, या आपका जो भी प्रोफेशन है, अगर वहाँ से आपको जल्दी ऑफ मिल जाता है, पहले आपको थोड़ा सा 1 वीक एक्स्ट्रा मिल जाता है या 2 वीक्स एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो वेल एंड गुड है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि हम अपने टिकट्स बाद में बुक करें, एंड देन हम पहले अलाइन करें अपने दोनों बच्चों के स्कूल के साथ कि भाई हमारा इस तरह का प्लान है, एंड देन अब हमें क्या करना है, क्या आप हमें अलाउ करेंगे एक्स्ट्रा डेज़ या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की अपनी जो हमारी बेटी है उसके स्कूल में, एंड देन उनकी प्रिंसिपल को सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि कुछ वर्क कमिटमेंट है, कुछ फैमिली कमिटमेंट है, हमारा जाना ज़रूरी है। अब आप बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी है कि अशल को 5 डेज़ ईच वीक, यानी कि 10 वर्किंग डेज़ का ऑफ मिल सकता है। तो प्रिंसिपल ने पहले तो थोड़ी की आनाकानी, उसके बाद प्रिंसिपल ने कहा कि जी आपको 10 डेज़ तो हमारी तरफ से मिल सकते हैं, लेकिन अगर 10 डेज़ से ज़्यादा का आपका स्टे होगा तो उसके लिए आपको खमेंते जो कि म्यूनसिपैलिटी है यहाँ पे, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको उनसे पूछना पड़ेगा। क्योंकि ऑफिशियली फिर उनके हाथ में होता है कि वो 10 डेज़ से ज़्यादा का ऑफ देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी की जो स्कूल की डायरेक्टर हैं वो काफ़ी कंसिडरेट थी, तो उन्होंने जो है वो कहा कि इट्स नो इशू, आप जो है लीव के जो आपने डेज़ डिसाइड किए कि आपको किन दिनों में छुट्टी चाहिए, वो डेट्स आप हम मेरे साथ शेयर करें, एंड देन फिर मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। एंड देन फिर हमने उनको सारी चीज़ें जो है वो ईमेल की, एंड देन उन्होंने हमें अलाउ किया ट्रैवल, एक्स्ट्रा हमें डेज़ अलाउ किए, सॉरी ट्रैवल नहीं। फिर उसके बाद बारी आई मेरे बेटे की, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में जाता है जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है हेल्पिंग और कंसिडरेबल, उनकी अमाउंट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो वो फिर उन्होंने कोई मसला नहीं किया, उन्होंने भी फ़ौरन से अलाउ किया कि ठीक है आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बात आ गई कि जनाब अब तो हमारा ये डन हो गया कि ये डेट्स पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो उसके बाद जो है बारी आई
कि वर्क कमिटमेंट जो है, जो मीटिंग्स मुझे रखनी है, जो शूटिंग मुझे करनी है या जो रिकॉर्डिंग मुझे करनी है, वो मैं किन डेट्स पे रखने वाली हूँ। उसके बाद बात आई कि क्या क्या सामान है जो कि हमें साथ लेके जाना है। उसके बाद आती है बारी के मेडिसिन्स, कौन सी इम्पोर्टेंट, कौन सी नेसेसरी हैं जो हमारे साथ ट्रैवल में लाजमी होनी चाहिए। फिर बारी आई कि जनाब हम जो है वो कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें साथ कैरी करने हैं, जो हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी चीज़ के लिए। बच्चों के पासपोर्ट सारी चीज़ें चेक की, कोई एक्सपायरी डेट तो करीब नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान में आजकल ऑफलोडिंग का सीन बहुत ज़्यादा ऑन हुआ हुआ है, जिसकी वजह से हम अननेसेसरी जो है जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स हैं उनको इनवाइट नहीं करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे हम स्मूथली ट्रैवल करें बगैर किसी हैसल के, क्योंकि इतना इतना हमारा जो कम्यूट होता है वो करीबन 14 आवर्स का कम्यूट होता है, अगर आप लाइक डायरेक्ट नहीं है और आपकी लेंथ जो है वो एयरलाइन है जो कि ठहरते ठहरते जा रही है डेस्टिनेशन की तरफ। तो हमारा स्टे भी जो है बीच में है 4 आवर्स का, एंड देन फिर इंशाल्लाह ताला हमारा आगे का सफ़र कंटिन्यू होगा। पहले 6 आवर्स का फ़्लाइट है, एंड देन 4 आवर्स ले है, एंड देन फिर जो है वो 4 आवर्स का हमारा ट्रैवल होगा इंशाल्लाह ताला। तो टोटल मिला के 14 आवर्स के ट्रैवल के बाद अगर आपको कस्टम में और सिविल एविएशन वाले परेशान करें तो ये बहुत ही एक अजीब सिचुएशन हो जाती है। वैसे ही इतने थके हुए होते हैं, बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। ट्रैवल वैसे ही इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी एंक्शसनेस है। जब भी आप ट्रैवल करते हैं, बाय एयर करें या बाय रोड करें, इट्स नॉट ईजी, स्पेशली इफ़ यू हैव स्मॉल किड्स। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक के फिर हमने सारी चीज़ें लाइन करना शुरू की कि अच्छा ठीक है, हमने एक लिस्ट बनाई कि ये चीज़ हमें जाने से पहले करनी है, ये चीज़ हमें जाके करनी है, ये चीज़ें हमें वापस आने के बाद करनी है। एंड देन फिर हम अपने वर्क स्केड्यूल पे आए कि क्या क्या हमारा वर्क स्केड्यूल हो सकता है। हमने ये ऑफ डेज़ जो भी लेने थे वो अपने सारे सेट किए। एंड देन उसके बाद जो है फिर हम आए कि हमें गिफ्ट्स वहाँ पे क्या क्या लेके जाने हैं। जब आप किसी की शादी के लिए जा रहे होते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी अपनी तैयारी भी बहुत होनी चाहिए ऑन पॉइंट, कि आपके जो भी इवेंट्स हैं, जितने इवेंट्स हैं, जैसे मेरी खालाजाद जो बहन है और जिसकी शादी हो रही है, उसकी शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा इंटीमेट गैदरिंग्स को हम लोग पसंद करते हैं कि लाइक आपके जो करीबी रिश्तेदार हो, 100-50 लोग हों, उनके साथ जो है आप अपनी खुशियाँ एंजॉय करें। 500 और 1000 लोगों को बुलाने के बाद जो है वो थोड़ा सा चीज़ें जो है वो हो जाती है। एंड देन फिर मुझे ये भी लगता है कि अगर एक हाउस होल्ड में ऑलरेडी आप 2 शादियाँ ऐसी कर चुके हो जिसमें आपने खूब धूमधाम की हो और सबको बुलाया और सब कुछ किया हो, तो उसके बाद अगर आप तीसरी शादी में भी उसी लेवल का धूमधाम ना भी करें तो चलता है। मतलब सबको समझ में आता है कि ठीक है, ये घर की तीसरी या चौथी शादी है, तो इट्स ओके अगर आपको मतलब थोड़ा सा लाइक ऐसे करके पूछा जा रहा है कि हाँ आना ज़रूर और आपको ज़्यादा जो है वो घुसाया नहीं जा रहा। तो खैर, तो फिर अब ये बारी आई कि भाई देखते हैं कि हमें देना क्या है। हमने वो डिसाइड किया कि ये चीज़ हम जो है वो ये गिफ्ट, मुझे हमेशा से लगता है कि जब भी आप गिफ्ट चूज़ कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे करीबी रिश्तेदार होते हैं जो एनवेलप ला के दे देते हैं आपके हाथ में और कहते हैं कि जी बल्ले बल्ले ये आपके बच्चे के लिए या आपके बेटी या बेटे के लिए है, खुश रहें, आबाद रहें, हमारी तरफ से इस्तेमाल करिएगा, बहुत खुशी होगी। आई थिंक ये थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है, बिकॉज अगर आपको कोई अपनी खुशियों में शरीक कर, आपको थोड़ा माइंडफुल होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसको क्या देना चाहेंगे या क्या दे सकते हैं एज अ गिफ्ट ना। क्योंकि जब भी आप किसी के लिए एक्स्ट्रा स्पेशली जाके कुछ ख़रीदते हैं, कुछ बनवाते हैं, कस्टमाइज़ करवाते हैं, या मेड टू ऑर्डर कोई गिफ्ट होता है जो कि कस्टमाइज होता है, उसकी इम्पोर्टेंस और वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट होती है। बिकॉज़ फिर अगले को भी पता होता है कि आपने टाइम निकाला, आपने उसके लिए जो है उस गिफ्ट में आपकी फीलिंग्स बेसिकली जो है रिफ्लेक्ट करी होती हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि भाई हम पैसे नहीं देने वाले हैं, हम गिफ्ट ही देंगे। एंड देन गिफ्ट पे के ऊपर काफ़ी जो है वो सोच विचार के बाद हमने डिसाइड किया कि जी अच्छा अब हम ये गिफ्ट देंगे। फिर हमने कोऑर्डिनेट किया अपनी खाला के साथ, उनके साथ बात हुई, एंड देन उन्होंने अग्री किया कि तो बहुत अच्छी बात है, सारी चीज़ें अग्री हुई, एंड देन गिफ्ट सेटल हो गया।
फिर अब आई बारी कि हम वहाँ पे जो बाकी रिलेटिव्स हैं उन सब के लिए भी तो गिफ्ट्स ले रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ या मैं वापस अपने मुल्क जा रही होती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके लिए तोहफ़े तोहफ़े लेना। क्योंकि पूरे साल जो है वो आप अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं, एंड देन वहाँ के लोग जहाँ पे आप जा रहे हैं अपनी फैमिली से मिलने, वो अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं। अगर आप कुछ दिन के लिए उनकी लाइफ को शेयर करते हैं वहाँ जाके, यानी कि 2 हफ्ते जाके, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते जाके उधर उनके साथ दिन गुजारते हैं, उनकी लाइफ को शेयर करते हैं, एंड देन वो आपके साथ आपकी लाइफ को शेयर कर रहे होते हैं, तो ये कितना अच्छा और पुरखुलूस एक जेस्चर है कि वो आपके लिए खाने बना रहे हैं, आपको इनवाइट किया जा रहा होता है दावतों में, आपको खाने बना के खिलाए जा रहे होते हैं, आपके लिए गिफ्ट्स ख़रीद के आपको दिए जाते हैं। इसी तरीके से आप जब यहाँ से जाते हैं तो आप गिफ्ट्स लेके जाते हैं, तो गिफ्ट्स का ये जो एक्सचेंज है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है मुझे लगता है कि जो कहावत है ना कि तोहफ़े देने से मोहब्बत बढ़ती है, मैं इस बात के ऊपर 100% अग्री करती हूँ कि ऐसा ही है। जब आप किसी के लिए कोई तोहफ़ा लेते हैं ना, तो डेफ़िनेटली बढ़ती है मोहब्बत तोहफ़े तोहफ़े से। ऐसा नहीं है कि कोई किसी चीज़ का भूखा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी सब बहुत माशाल्लाह से खाते-पीते लोग हैं, स्पेशली जो फ़ैमिली में ऐसे लोग हैं जो वेल सेटल्ड हैं, वो सारी चीज़ें बरत चुके होते हैं। वैल्यू, इम्पोर्टेंस या फिर कदर जो होती है वो आपके दिए गए तोहफ़े की तो होती ही होती है, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है उस तोहफ़े के पीछे वो है आपका वक़्त निकालना, आपका उनके लिए स्पेशली सोचना। तो मैं जब भी गिफ्ट लेती हूँ, मैं ये नहीं करती कि ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू क्या कार्ट, फलाँ उसको दे देंगे, फलाँ उसको दे देंगे, नहीं। मैं हर बंदे के लिए अलग-अलग सोच से तोहफ़े लेके जाती हूँ कि वो बंदा किस नेचर का है, उसको क्या चीज़ पसंद आ रही है, किस तरीके से उसके चॉइसेस क्या हैं, कपड़ों को लेके, कोई आर्ट का शौकीन है, कोई मेकअप का शौकीन है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बहुत पसंद है। मैं पर्सनली सबके लिए अलग-अलग चीज़ें खुद जाके क्योर करती हूँ। खैर, उसके बाद गिफ्ट्स का मरहला हल हो जाता है, तो फिर बात आती है कि अब आप पीछे अपने घर को कितने टाइम के लिए अकेला छोड़ के जा रहे हैं, तो देन फिर आपको, अगर जैसे हमारे घर में पेट है, तो हमें अब ये चीज़ें जो है पहले से अलाइन करनी होती हैं कि भाई हम अपने पेट को सबसे पहले तो डॉक्टर को दिखा के जाएँ कि जो मैडम पाइनएप्पल है वो इज़ शी ऑल राइट, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई अंडरलाइंग हेल्थ इशू तो नहीं चल रहा, उसकी सारी वैक्सीनेशन हुई नहीं है, वार्मिंग डिवॉर्मिंग सब वो सारी चीज़ें हमें अलाइन करनी होती हैं। एंड देन इस दफ़ा जो है हम पाइनएप्पल को फॉर्चुनेटली किसी भी कैट होटल में नहीं छोड़ के जा रहे हैं, जैसे कि हम लास्ट स्प्रिंग टाइम में गए थे इसको छोड़ के। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, इसका वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हुआ था, एंड शी वॉज सिक एज़ हेल। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, एंड फिर हमने इस दफ़ा ये डिसाइड किया कि यार आई थिंक कैट्स और जो डॉग्स होते हैं, स्पेशली ये जो डोमेस्टिक पेट्स होते हैं आपके, जो इंडोर रहने वाले पेट्स होते हैं, वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं जब उनकी जगह चेंज होती है, जब लाइक जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, बिकॉज़ जानवर हो या इंसान हो, सेंस ऑफ बिलोंगिंग सबके लिए होना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ रह रहा हूँ, मैं वहाँ बिलोंग करता हूँ, ये मेरा क्लैन है या ये मेरी फैमिली है या मेरा घर है या मेरी जगह है। तो यही प्रॉब्लम मुझे लगता है कि पाइनएप्पल के साथ हुआ कि हमने उसको 20 डेज़ के लिए कैट होटल छोड़ा, एंड देन वो बहुत स्ट्रेस में आ गई थी। एंड एज पर स्टडी सेज कि जब कैट्स स्ट्रेस में होती हैं तो देन फिर उनको यूटीआईज बहुत हो रहे होते हैं, उनका एपेटाइट बहुत कम हो जाता है, उनको और डिफरेंट तरह के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें से जो पाइनएप्पल के साथ हुआ तो यही हुआ था कि एक तो उसको इन्फेक्शन, एंड देन फिर उसके ऊपर बॉडी में इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन उसके बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो है वो खाना पीना इसने बिल्कुल छोड़ दिया था, इसके बाल बेइंतहा से गिरना स्टार्ट हो गए थे। तो हमने इस पॉइंट को इस दफ़ा जो है वो मद्देनज़र रखा और हमने यही डिसाइड किया कि यार वी आर नॉट गोइंग टू लीव हर एनी कैट होटल और हॉस्टल, ये अपने घर पे रहेगी। एंड देन फिर हमने इसके लिए कुछ और चीज़ें अरेंज की कि जो आके इसको देखते रहेंगे, इसके साथ मिलते रहेंगे, सारी चीज़ें इसकी होती रहेंगी। खैर, उसके बाद बात आई कि अगर आपको खुद को कोई अंडरलाइंग हेल्थ इशू है या आप किसी भी ड्रास्टिक चीज़ से गुजर रहे हैं, तो आपको अपनी क्या अरेंजमेंट्स करके जानी है।
सबको पता है कि इस वक्त जो है वो दुनिया में अजीब अजीब तरह के वायरसेस और वायरल्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हुए में हर हर जगह पे जहाँ सुनने को मिल रहा है वहाँ पे कभी किसी को डेंगू हो रहा है, कभी किसी को मलेरिया हो रहा है, नमूनिया बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ हुआ है। उसके अलावा जो है वो लंग्स की अजीब अजीब सी बीमारियां स्टार्ट हो गई। सीओपीडी बहुत सारे लोगों को मैंने अभी रिसेंट टाइम में सुना कि भाई फलां को सीओपीडी हो गया है। तो उसके अलावा मीज़ल्स जो है वो सबको बहुत ज़्यादा, चिकन पॉक्स फैला हुआ है, अजीब 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 बीमारियां फैली हुई हैं सब जगह पे। इन्फेक्शंस इतने ज़्यादा आम हुए हुए हैं। और क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की ये सिचुएशन है जब मैं ट्रैवल करने वाली हूँ अभी पाकिस्तान, तो मेरे लिए ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाली है। बिकॉज़ जो है मैं मेरे जो लंग्स मेरे कोलैप्स हो गए थे, एंड देन उसके बाद जो अभी जो मेडिकेशन मैं ले रही हूँ बहुत हाई डोजेज इम्यूनोसप्रेसर मेडिसिन है जिसके यूज़ करने की वजह से जो है वो मेरी इम्यूनिटी ना होने के बराबर है। एंड आई एम वेरी मच प्रोन टू गेटिंग इन्फेक्शंस मोर ईजीली देन अदर नॉर्मल पर्सन गेट्स। तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखूँ, हाइजीन का, सेफ्टी का, प्रिकॉशंस का। तो इस दफ़ा मैंने अपनी फ़ैमिली में ऑलरेडी पहले बोल दिया था, अपने एक हमारा व्हाट्सएप का फैमिली ग्रुप है, मैंने वहाँ पे ऑलरेडी पहले मेंशन कर दिया था कि भाई इस दफ़ा जो है मेरी तरफ से आपको वार्मथ हग्स के थ्रू नहीं मिलेगी, बातों के थ्रू मिलेगी। मैं आप में से किसी से हाथ नहीं मिला पाऊँगी, मैं आप में से किसी के गले नहीं लग पाऊँगी। आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे। एंड आपकी फैमिली तो आपको अंडरस्टैंड करती है, जो सिचुएशन होती है वो तो आपको अंडरस्टैंड करते ही है हर हालत में। एंड देन सबका इतना पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला कि नहीं कोई मसला नहीं है, हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे साथ वक्त गुजारेंगे, तुम आओ, हम हंसी खुशी बातें करेंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम हमें गले लगा रही हो या नहीं लगा रही हो। फैमिली आपको जज नहीं करती है। ये जो टॉक्सिसिटी आपके फैमिली के अलावा आसपास होती है ना, वो आपको छोटी छोटी चीज़ों पे जज करते हैं। वो फलाना ऐसे चल रही थी, उसने ऐसे बात की, मतलब जो फारिग दिमाग होते हैं ना, जो फारिग वक्त होता है वो सिर्फ इन्हीं अजीब बेहुदा बातों में निकलता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। लाइफ में आपको इतना कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए कि आपके हाथ में इतनी पावर होनी चाहिए कि आप अपने फेलियर्स को सक्सेस में कैसे चेंज करें। आपको एक सक्सेस रोल मॉडल बनने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सबके ऊपर लानत भेजें और आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करें, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करें। आपको ये सोचना बंद करना पड़ता है कि कौन आपके बारे में क्या बकवास कर रहा है और क्या कह रहा है। बिकॉज़ इस पॉइंट पे आके मुझे लगता है कि अच्छी बात है, बिकॉज़ बातें हमेशा वो लोग कर रहे होते हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें वो लोग सर्कुलेट करते हैं जो अपनी खुद की ज़ात में इतने ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। उनको पता होता है कि जो क्वालिटीज़ को हम बुराई बना के पेश कर रहे हैं वो हमारे अपने अंदर मौजूद नहीं हैं। ये बात मुझे समझने में एक ज़माना लगा। मुझे हमेशा होता था यार फ़लाँ मेरे बारे में ऐसी बात क्यों कर रहा था जबकि ऐसी बात तो थी नहीं। वो फलान मैं बहुत टाइम तक इसी चीज़ से गुजरी हूँ कि मेरे दिमाग में वो एक लूप चलता रहता था, चलता रहता था। इसने मेरे बारे में ये कह दिया, उसने मेरे बारे में ये कह दिया, वो ये कह रहा था, वो सोच रहा था। आप किसी की सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकते, आप किसी की ज़ुबान नहीं पकड़ सकते, आप किसी बोलते हुए को नहीं पकड़ सकते, किसी चलते हुए के हाथ आप नहीं रोक सकते। आप क्या चीज़ रोक सकते हैं? आप उस बंदे को, उसकी बातों को, उसकी एग्जिस्टेंस को सोचना बंद कर सकते हैं। ये आपके अपने हाथ में है। और उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि द मोमेंट यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट अदर्स आर सेइंग अबाउट यू और व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू और व्हाट दे आर यू नो जो एक प्रोपेगेंडा वो सेट कर रहे होते हैं, वो द मोमेंट यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, वही मोमेंट होता है जब आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं। और ट्रस्ट मी, जब आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं, जब आपको अपने फ्लॉज, अपने फॉल्ट्स, अपने अपने कॉन्स, अपने प्रोस, सब के ऊपर आप हाईलाइट होना स्टार्ट करना शुरू करते हैं, उसी मोमेंट में अल्लाह ताला आपको हाइट देना शुरू करता है। और जब अल्लाह ताला आपको हाइट देता है, जब अल्लाह भी आपको हाइट देते हैं, ट्रस्ट मी कि कोई उस हाइट को compete नहीं कर सकता। लोग हैरान रह जाते हैं कि यार ये बंदा जो है वो ये कल
रिक था और आज ये रैग हो गया, ये कल जिक था और आज जैग हो गया। तो सॉरी, बीच में इंटरप्शन आ गई इसलिए कि बाहर मेरे मेल बॉक्स में मेल आई और एकदम से जो आवाज़ आई है ढंग से। तो बात आ जाती है फिर ट्रैवलिंग के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें लाइन करने के बाद आप की जो लिस्ट होती है उसमें हर टिक बॉक्स टिक हो रहा होता है कि अच्छा ये हो गया, अच्छा अब ये हो गया, अच्छा अब ये हो गया, अच्छा अब ये हो गया। एंड देन फिर बारी आती है कि आपको जैसे कोई भी हेल्थ इशू है या कोई भी अंडरलाइंग इस तरह की सिचुएशन है कि आपको कुछ मेडिसिन अपने लिए कैरी करनी पड़े, तो आप किस तरह वो सारी चीज़ें जो है वो स्केड्यूल करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे भाई आप कितने डेज़ का आपका ट्रिप है, और उन डेज़ के साथ आप एक्स्ट्रा 2 वीक्स या 10 डेज़ का मार्जिन रखें कि अल्लाह ना करे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपके पास एक्स्ट्रा स्टॉक आपकी मेडिसिन का होना चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ें अरेंज कर लेते हैं तो उसके बाद आता है कि आप उन क्योंकि बहुत सारी डेस्टिनेशंस कंट्रीज़ इस तरह के हैं जहाँ पे आप हर किस्म की मेडिसिन्स अलाउ नहीं होती हैं आपको अपने साथ कैरी करना, क्योंकि पर्टिकुलर मेडिसिन्स के साथ डॉक्टर का जो है वो कॉन्सेंट फॉर्म या फिर जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, साइंड एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि ट्रैवल मेडिकल पासपोर्ट होता है। हर पेशेंट की हिस्ट्री उस मेडिकल पासपोर्ट में होती है, क्या मेडिकेशन वो किन हेल्थ कंडीशंस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो नोटेड होती हैं। एंड देन डॉक्टर के सिग्नेचर होते हैं या जो आपके जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है या हॉस्पिटल्स हैं वो उनके ऊपर अपना कंसेंट साइन करते हैं। वो कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज सिविल एविएशन नाउ डेज़ दे आर क्रेज़ी, दे आर गेटिंग क्रेज़ी। डिफरेंट डिफरेंट वजह की वजह से जो है वो ट्रैवल बैन इम्पोज हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की वजह से अब ऑफलोडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। कोई एक छोटा सा रीज़न बना के वो आपके सारे जो है वो किए कराए के ऊपर पानी फेर देते हैं। तो बेहतर है कि आप जो है वो इसकी प्रिवेंशन पहले से ही अपने साथ रख के लेकर आएँ या करके आएँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ मेरे साथ मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे जिसकी वजह से मैं बहुत सारी मेडिकेशंस यूज़ कर रही थी, एंड स्टिल अभी भी मैं कुछ मेडिकेशंस यूज़ करती हूँ, तो मुझे वो अपने साथ कैरी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बिकॉज़ के पाकिस्तान में लाहौर तो पहले बहुत ही मशहूर था कि बहुत फॉग होती है वहाँ पे विंटर सीज़न में, या फिर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है ये सब, लेकिन अब माशाल्लाह से कराची भी अब पीछे नहीं रहा है, अब वो लाहौर से भी बहुत आगे निकल गया। मैं वो पढ़ रही थी कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो कराची का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है इस साल। तो मेरे लिए तो ये वैसे ही बहुत अलार्मिंग और बहुत ही कंसर्निंग था। तो हमने अपने साथ बहुत सारे जो है मास्क रखे कि भाई हम हर जगह मास्क लगा के घूमने वाले हैं, हम कहीं पे भी मास्क नहीं उतारेंगे बिकॉज़ आप बेहतर है कि आप ख़्याल रखें बजाय सॉरी कहने के। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आई घर की डिटेल सफाई की, तो फिर जनाब जो है वो वैसे भी घर साफ़ सुथरा ही रहता है यहाँ पे नॉर्मल लोगों का, लेकिन फिर उसके बाद हमने डिटेल सफाइयाँ की, सारे जो है स्टोव साफ़ किए, डिश वॉशर को डीप क्लीन किया, अपने ओवन को डीप क्लीन किया, फ्रिज को क्लीन करके सेट किया, सारे ड्रॉर सेट किए, बच्चों की सारी लॉन्ड्री क्लीन करके रखी है, देन सारी चीज़ें साफ़ सफा चट। मेरे शौहर को खप्त है सफाई का। आई थिंक वो एक अनडाइग्नोस्ड ओसीडी पेशेंट है, बहुत ही शदीद किस्म के। बिकॉज़ अगर एक डेकोरेशन का रुख एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाता है, उस उनको पता होता है कि यहाँ से ये चीज़ मूव हुई है। इतनी ज़्यादा कीन आए मेरी नहीं है चीज़ों को लेके। मुझे ये होता है कि यार आप थोड़ा सा इजी रहें, सफाई हो जाएगी। बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, तो बच्चे गंदा भी कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें खा के वहीं पे छोड़ देते हैं, उनके टॉयज़ इधर उधर फैले पड़े हुए होते हैं, उनके कपड़े जो है वो जो भी, जैसे मेरी बेटी आती है तो वो एक सॉक्स इधर फेंकती है, एक उधर फेंकती है। तो वो सारी चीज़ें उनको ये होता है कि मतलब जैसे एक रोबोट होता है ना जो रोबोट क्लीनिंग कर रहा होता है, उनको वो क्लीनिंग चाहिए होती है थ्रू आउट द डे। हम थोड़ा सा करते हैं मैनुअल क्लीनिंग कि अच्छा हाँ ये उठा दिया, वो उठा दिया वहाँ से, अब थोड़ा ऊपर ऊपर से क्लीन कर दिया। इस चीज़ में हम लोगों की बहुत बहस होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे नहीं पसंद आता, मुझे नहीं पसंद आता, मैं नहीं बैठ सकता यहाँ पे डस्ट पड़ी हुई है, मैं नहीं बैठ सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तो मैं सभी को यही कहती हूँ अक्सर अपने हस्बैंड को
मुझे लगता है कि भाई तुम्हारा टेस्ट होना चाहिए, तुम्हारा कंप्लीट प्रोफाइल चेक होनी चाहिए, क्या तुम्हें ओसीडी है या नहीं है, या क्या तुम्हें एडीएचडी है या नहीं है, ये होना चाहिए, इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। तो अक्सर हमारा ये जो है हंसी मजाक चलता रहता है। खैर, तो सफाई करने के बाद जो है फिर आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना, प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके आईडी कार्ड्स, अगर आप पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं बट आपके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट है, तो आपके पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स या जो पीओसी होता है या जो नाइकॉप होता है या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपके पास हैं या नहीं है। आपके जो पासपोर्ट्स हैं उनकी एक्सपायरी डेट्स एटलीस्ट 1 साल का उसके अंदर जो है वो लिमिट होनी चाहिए। उसके अलावा जो है वीज़ा, अगर आपको नेसेसरी है वीज़ा आपके लिए, तो फिर वो है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एंड देन फिर आ जाती है बात करेंसी के ऊपर। ये मैं एक टिप या एडवाइस इसको कह लें कि मैं ये देना ज़रूर चाहूँगी कि आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी मुल्क ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी करेंसी आपके पास होनी चाहिए। गॉड फॉरबिडन अगर आपका कार्ड कहीं पे गिर जाता है, कार्ड मिसिंग है, स्टोलन है, कुछ भी है, आपके पास कैश होना चाहिए, कुछ ना कुछ कैश ऑफ लिमिट आपके पास होना चाहिए, ताकि आप वहाँ जैसे जो उधर के लोकल वेंडर्स होते हैं उनके साथ आप ख़रीदो फ़रोख्त कर सकें, या अगर आपको कोई चीज़ चाहिए या कुछ ज़रूरत है जिस वक्त भी, तो वहाँ पे आप कैश को इजीली यूज़ कर सकें। क्योंकि इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, इसी तरह के और जो अंडर प्रिविलेज कंट्रीज़ है, स्पेशली मैं बात करूँगी थाईलैंड की। थाईलैंड इज़ नॉट अंडर प्रिविलेज कंट्री, बट थाईलैंड की जो लोकल सीन है वो बहुत ख़राब है। वहाँ पे ये चोरी चकारियाँ और ये छीना झपटी और चोरियाँ, जो वहाँ पे आए हुए होते हैं टूरिस्ट हैं, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा मिसिंग होते हैं। टर्की में बहुत ये सीन ऑन है कि वहाँ पे बहुत आम है, आपके बैग के अंदर से चीज़ें चोरी हो जाती हैं, आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाता है, आपके कार्ड्स जितने भी क्रेडिट वीज़ा कार्ड्स हैं वो बहुत देखभाल के रखने चाहिए, आपकी पिन्स बहुत ज़्यादा सिक्योर उसमें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ज्वेलरी आप ना ही कैरी करें तो बहुत ही एक्सपेंसिव या प्रीमियम ज्वेलरी जो है वो, मेरा मशवरा यही होता है कि आप ना कैरी करें, अगर आपको अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा नीड ना हो। जैसे कि अभी मुझे नीड है, मैं शादी में अपनी कज़न के जा रही हूँ, तो वो एक अलग सिलसिला है, लेकिन कोशिश करें कि आप आर्टिफिशियल या इमिटेशन ज्वेलरी से ही काम चलाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों के बाद जो है, अब जनाब आप फ़्लाइट जो भी आपका टाइम है उससे 3 to 4 आवर्स पहले एयरपोर्ट पे पहुँचें, एंड देन फिर आप अपना सारा चेक इन ऑनलाइन अगर कर दें तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, आसान हो जाता है। वो बहुत ही एक आसानी के लिए एक सर्विस मुहैया की गई है कि आप ऑनलाइन चेक इन कर दें, एंड देन फिर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको हसल बसल से आप बच जाते हैं, आप डायरेक्ट जो है वो फिर जाते हैं फ़्लाइट। बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि ड्यूरिंग द फ़्लाइट, चाहे 2 घंटे की फ़्लाइट है, चाहे 6 घंटे की है, चाहे 8 घंटे की है, आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है अपनी हाइड्रेशन का, बिकॉज़ इतना एयर प्रेशर होता है और उसमें नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी शदीद किस्म का डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वाटर इनटेक करते रहें, बहुत अच्छा सा जो है मॉइस्चराइज़र, आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करें अच्छे से। उसके अलावा जो है जो लोग ओबीज़ हैं, जिनको हाइपरटेंसिव हैं, जो जो डायबिटिक हैं, या जो अदर जिनको अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंप्रेस स्टॉकिंग्स पहने या सॉक्स पहने जो कंप्रेस्ड वाले होते हैं, जो स्पेशली इन्हीं के लिए होते हैं कि वो आपके ब्लड को जो है वो इंटैक्ट रखते हैं, क्लॉटिंग ना बनने में वो मदद साबित करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके अलावा हर थोड़े टाइम के लिए आप फिर थोड़ा सा वॉक कर लें, केबिन के अंदर ही आप अपने लेग्स को मूव करते रहें, जितना हो सकता है हाथ और पाँव दोनों को मूवमेंट में रखें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद, हर 1-2 घंटे के बाद उठें और थोड़ा सा वॉक कर लें। उससे ये होता है कि लाइक आपकी बॉडी, जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है वो उसमें रहती है, रिदम में रहती है। उसके अलावा जिनको लंग्स के इश्यूज़ हैं वो अपने साथ ऑक्सीमीटर, अपने साथ मास्क, अपने साथ अगर आप एयर टैंक या जो अपना ऑक्सीजन टैंक है वो कैरी कर रहे हैं तो वो उसको चेक करें हर चीज़, कि वो आपकी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप एक फ़्लाइट निकाल सकते हैं। बिकॉज़ हज़ारों लाखों मील ऊपर कोई भी मेडिकल आपको किसी भी तरह की केयर
ऊपर नहीं प्रोवाइड की जा सकती अनटिल अनलेस कि आप लैंड ना कर जाएं। तो ये बात बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है सोचना कि आप अपनी मदद ऊपर खुद ही होते हैं। कितनी भी अच्छी एयरलाइन क्यों ना हो, कितना भी आपने बिजनेस क्लास टिकट क्यों ना बुक किया हुआ हो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक एड है, जो फर्स्ट एड है, वो ही प्रोवाइड करेंगे। वो फर्दर ट्रीटमेंट आपका इतना ज़्यादा हवाओं और आसमानों के ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो माइंडफुल होने की ज़रूरत है और अपनी चीज़ों का ख्याल हमने खुद ही रखना है। हमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट अपने साथ ड्यूरिंग द ट्रैवल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है जो किसी भी कंट्री में बैन हो या जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा हेफ्टी फ़ाइन आपको इम्पोज करें। बेहतर है कि पहले सारी ट्रैवल रूल्स एंड रेगुलेशन को किसी भी मुल्क जाने से पहले पढ़ लें। ये सेफ्टी भी है, प्रिकॉशन भी है, और ये उनका हक भी है कि वो अपने कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को किस तरह से सेफ्टी नेट में रखते हैं। तो आपको ज़रूरी है कि एज अ ट्रैवलर, एज अ टूरिस्ट, या एज अ आप जा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन सारी चीज़ों को, सेफ्टी को, रूल्स और रेगुलेशन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। फर्दर किसी भी नाखुशी को बर्दाश्त करने से पहले या झेलने से पहले कि कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस आपका हो, उससे बेहतर है कि आप उसका चीज़ का ख्याल रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह ताला विद इन फ्यू आवर्स हमारी फ़्लाइट होने वाली है, एंड देन फिर हम इंशाल्लाह जो है वो पहुँचेंगे कराची, और फिर हमारा वहाँ पे स्टे है, एंड देन हम खुशी खुशी वहाँ पे अपना टाइम गुजारेंगे। मैं सबसे यही दरख्वास्त करूँगी, ये रिक्वेस्ट है मेरी, जो जो भी फॉलोअर्स हैं, जो जो भी वेल विशर्स हैं, वो सब दुआ करें मेरे लिए। मेरी सेहत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस ट्रिप पे मैं बीमार ना पड़ूँ, और मेरे लिए सब ये दुआ करें कि साथ खैरियत के मेरा ये ट्रिप मुकम्मल हो, और मैं जैसे साथ खैरियत के जाऊं वैसे ही साथ खैरियत के हंसी खुशी वापस आऊं। क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब मैं उस स्टेज पे हूँ कि मुझे स्टेबिलिटी बहुत पसंद है। पहले 2 साल पहले अगर मैं देखूँ तो मुझे पाकिस्तान जाने का बहुत शौक़ होता था, मुझे होता था कि बस नहीं जाके फैमिली से मिलना है। अब इस स्टेज और इस पॉइंट पे अब मुझे लगता है कि ये मेरा घर है, हॉलैंड मेरा घर है, और यही यहाँ की जितनी फैमिलीज़ हैं, जो मेरी बहुत करीबी फैमिलीज़ हैं, ये मेरी फैमिलीज़ हैं, और मुझे यहीं पे वापस आना है। लाइक मैं यहाँ से ना जाऊँ, और अगर जा रही हूँ तो जल्द अज़ जल्द वापस आऊँ। मतलब मुझे इस तरह का वो होता है कि अगर जैसे हम वेकेशन प्लान कर रहे होते हैं विंटर में, समर में, स्प्रिंग में, तो 1 हफ़्ते के बाद मेरी बस हो जाती है, मैं कहती हूँ मुझे वापस घर जाना है। तो अब मुझे इतनी उनसियत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बस बचाए अपने घर और अपने यहाँ पे हर चीज़ से। तो आज मेरे पास ऐसा कुछ ख़ास नहीं था टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। तो मैंने सोचा कि जो अभी रीसेंट एक डेवलपमेंट है ट्रैवल के हवाले से, तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये मेरे एक्सपीरियंसेस थे और ये सब मैं शेयर करना चाहती थी। उम्मीद है आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला अगली एपिसोड एक बहुत अच्छे टॉपिक पे होने वाली है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वो एपिसोड रिकॉर्ड कर लिया है। उसको मैं अपलोड करूँगी नेक्स्ट वीक, और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टॉक्सिसिटी से दूर रहिएगा, नेगेटिविटी से दूर रहिएगा, हंसी खुशी अपना टाइम अपनों के साथ गुजारिएगा। मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।